सोचिए, अगर कल को भारत को अंतरिक्ष में मान लीजिए माइनिंग करनी हो, उसके नियम बनाने हो, या फिर कोई एकदम नई किस्म की डिजिटल करेंसी आ जाए, उसको रेगुलेट करना हो, तो ये मुद्दे संविधान की कौन सी लिस्ट में फिट बैठेंगे? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? शायद किसी में भी नहीं। और यहीं पर भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर जिस पे ज्यादा बात नहीं होती, वो प्रावधान सामने आता है। अनुच्छेद 248, यानी कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां। आज हम इसी अनुच्छेद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो संविधानिक अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248 शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि अवशिष्ट शक्तियां आखिर हैं क्या चीज, संविधान इन्हें किसे सौंपता है और आज के जमाने में इनकी क्या अहमियत है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई अगर कोई बिल्कुल नया अनसोचा मुद्दा खड़ा हो जाए तो कानून बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तरह से गारंटी देता है कि कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में कोई गैप न रह जाए, कोई खालीपन ना हो, खासकर ऐसे मामलों में जिनकी कल्पना शायद 1950 में संविधान बनाते समय नहीं की गई थी। इसे आप संविधान का एक बहुत ही सोचा समझा सेफ्टी नेट कह सकते हैं, जो भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए ही बनाया गया है। दिलचस्प। तो चलिए इस सेफ्टी नेट को थोड़ा और खोलते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेजिड्यूअरी पावर्स आखिर हैं क्या? सरल भाषा में इनका क्या मतलब हुआ? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 246 और जो 7वीं अनुसूची है, वो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करती हैं, बहुत विस्तार से। हाँ, वो 3 लिस्ट्स है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य सूचियां हैं। लिस्ट आई यानी संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा वगैरह। इन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। फिर है लिस्ट 2, राज्य सूची। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। इन पर सामान्य तौर पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। और तीसरी है लिस्ट 3, समवर्ती सूची। इसमें वो विषय हैं जिन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये तो हुआ शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, एकदम क्लियर। लेकिन फिर ये अवशिष्ट शक्तियां कहाँ फिट होती हैं? बिल्कुल, यहीं पर अनुच्छेद 248 का रोल आता है। यह अनुच्छेद संसद को ये अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव शक्ति देता है कि वो किसी भी ऐसे विषय पर कानून बना सकती है जिसका जिक्र इन तीनों सूचियों में यानी संघ, राज्य या समवर्ती किसी में भी नहीं है। मतलब अगर कोई विषय इन तीनों में से कहीं भी नहीं आता तो उस पर कानून बनाने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। संविधान बनाने वाले इस मामले में बहुत स्पष्ट थे कि जो विषय बांटे नहीं गए हैं, जो बचे हुए हैं, उन पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका यानी हमारी संसद ही कानून बनाएगी। इससे न भविष्य में किसी नए विषय पर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार को लेकर कोई झगड़ा या कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका एक बड़ा मकसद यही था कि विधायी शक्तियों के बंटवारे में कोई कमी न रह जाए और संसद भविष्य के नए अप्रत्याशित मसलों से निपट सके। ठीक है, ये तो हुई मूल अवधारणा, काफी क्लियर है। अब संविधान के पन्नों में ये कैसे लिखा गया है? अनुच्छेद 248 के टेक्स्ट में क्या खास बातें हैं? हाँ, तो अनुच्छेद 248 के 2 मुख्य खंड हैं। खंड 1 कहता है, और हाँ, इसे 2016 में जब जीएसटी आया तो 101वें संशोधन से थोड़ा अपडेट भी किया गया है कि अनुच्छेद 246 का जो जीएसटी से संबंधित है, उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संसद को किसी भी ऐसे मामले पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जीएसटी जैसे इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म के लिए नया अनुच्छेद 246 का जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद 248 का जो मूल सिद्धांत था कि बची हुई शक्तियां संसद के पास रहेंगी, उसे बनाए रखा गया। यह संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। और दूसरा खंड, आपने कहा था 2 खंड हैं इसमें। जी, खंड 2 ये इस शक्ति को और स्पष्ट करता है और इसे कराधान यानी टैक्सेशन तक ले जाता है। ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी टैक्स लगाने के लिए कानून बना सकती है जिसका जिक्र समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है। ये संसद को एक बहुत महत्वपूर्ण फिस्कल पावर देता है। मतलब भविष्य में अगर किसी नई तरह की आर्थिक गतिविधि पर टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है जो मौजूदा टैक्स श्रेणियों में ना आती हो, तो संसद के पास ये अधिकार है।
ये वाकई में दिलचस्प है कि संविधान बनाने वालों ने न सिर्फ अनजाने विधायी विषयों के बारे में सोचा, बल्कि अनजाने टैक्सों के बारे में भी पहले से सोच लिया था। कमाल है। लेकिन क्या अदालतों ने कभी इस शक्ति के दायरे को लेकर, इसकी सीमाओं को लेकर कुछ कहा है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और अदालतों की इसमें अहम भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है, स्थापित किया है कि अवशिष्ट विधायी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद में ही निहित है। एक्सक्लूसिवली राज्य विधानमंडल किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक तरह से राज्यों को उन मैदानों में जाने से रोकता है जो उनके लिए तय नहीं किए गए हैं। अदालतों ने इसकी व्याख्या भी काफी उद्देश्यपूर्ण तरीके से की है। उनका मानना है कि अवशिष्ट शक्ति का मतलब सिर्फ वो विषय नहीं है जो 1950 में अज्ञात थे, बल्कि इसमें वो मामले भी शामिल हो सकते हैं जो अपनी प्रकृति से ही अखिल भारतीय हों, मतलब किसी एक राज्य की सीमा में बंधे ना हों या जिन पर एक समान राष्ट्र नीति की जरूरत हो। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा उठता है जिसका असर पूरे देश पर एक साथ पड़ता है और वो लिस्ट में कहीं नहीं है, तो उसे अवशिष्ट शक्ति के तहत संसद डील कर सकती है। तो क्या किसी विषय को अवशिष्ट मानने का कोई टेस्ट है? मतलब कैसे तय होता है कि ये मामला लिस्ट आए 2 या 3 में नहीं आता और अब भाई अनुच्छेद 248 लागू होगा? हाँ, इसका एक स्थापित न्यायिक तरीका है, एक प्रोसेस है। कोर्ट्स ने ये जोर दिया है कि किसी विषय को अवशिष्ट मानने से पहले ये बहुत जरूरी है कि तीनों सूचियों की सभी एंट्रीज को बहुत ध्यान से, बारीकी से परखा जाए। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि उस विषय को किसी न किसी मौजूदा एंट्री के तहत लाया जाए, फिट किया जाए। अगर पूरी जांच पड़ताल के बाद भी वो विषय किसी भी सूची की किसी भी एंट्री में सही तरीके से फिट नहीं बैठता, सिर्फ तभी उसे अवशिष्ट माना जाएगा। अच्छा। और तब अनुच्छेद 248 के तहत संसद उस पर कानून बना सकती है। इसे मतलब एक तरह से आखिरी रास्ता या लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, पहला ऑप्शन नहीं। समझ गए। तो ये अनुच्छेद 246 जो शक्तियां बांटता है और अनुच्छेद 248 जो बची हुई शक्तियां देता है, ये दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक दूसरे के पूरक ही हैं और मिलकर विधायी शक्तियों का एक कंप्लीट ढांचा बनाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 246 एक तरह से नक्शा बनाता है कौन सी सड़क किसकी है, केंद्र की, राज्य की या दोनों की। और अनुच्छेद 248 उस स्थिति के लिए है जब कोई नई जमीन या कोई नया रास्ता सामने आ जाए जो उस नक्शे पर था ही नहीं। वो नया रास्ता बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ये व्यवस्था ये पक्का करती है कि कोई भी विषय कानून के दायरे से बाहर न रह जाए, कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम न बने। और ये बात कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र यानी संसद को दी गई हैं, ये भी दिखाता है कि हमारा संविधान एक संघीय ढांचा होते हुए भी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में एक मजबूत केंद्र की तरफ झुकाव रखता है, खासकर उन मामलों में जो नए हैं या जिनका स्वरूप ही राष्ट्रीय है। लेकिन क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है? क्या संसद अवशिष्ट शक्ति के नाम पर कुछ भी कर सकती है? आपने पहले सीमाओं का जिक्र किया था। नहीं, बिल्कुल भी असीमित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संसद द्वारा अनुच्छेद 248 के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के दूसरे प्रावधानों के अधीन होता है। सबसे जरूरी बात, वो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। ओके। अगर ऐसा कोई कानून बनता है जो किसी के मौलिक अधिकार को छीनता है या कम करता है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है और अगर वो गलत पाया गया तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान की जो दूसरी संरचनात्मक सीमाएं हैं वो भी लागू होती हैं। तो ये अनुच्छेद 246 का जो जीएसटी वाला है और 248 के बीच का जो इंटरप्ले है, जो संतुलन है, वो दिखाता कि संविधान कैसे फेडरल ऑटोनॉमी यानी राज्यों की स्वायत्तता और राष्ट्रीय जरूरतें यानी केंद्र की भूमिका के बीच एक बहुत महीन बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये पक्का करता है कि हर संभावित विषय पर कानून बनाने की शक्ति या तो केंद्र के पास हो या राज्यों के पास या दोनों के पास समवर्ती सूची में, और जो कहीं ना हो वो स्पष्ट रूप से संसद के पास हो। ये तो हुई संवैधानिक और कानूनी बातें, बहुत दिलचस्प। अब आते हैं आज के दौर में। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए सामाजिक मुद्दे सामने आ रहे हैं, वहां अनुच्छेद 248 की क्या प्रासंगिकता है? क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? मेरे हिसाब से तो आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है।
आप सोचिए ना उन तमाम चीजों के बारे में जो 1950 में थी ही नहीं। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी लिस्ट में स्पष्ट रूप से तो लिखे हुए नहीं थे। नहीं थे, सही बात है। तो संसद ने इन्हीं अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके इन नए क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए, जैसे आपने शायद सुना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। हाँ, आईटी एक्ट। जी। अगर अनुच्छेद 248 ना होता तो सोचिए, हर नई टेक्नोलॉजी या मुद्दे के लिए पहले संविधान में संशोधन करना पड़ता, उसे किसी लिस्ट में डालना पड़ता। ये कितनी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती। ये अनुच्छेद संसद को वो जरूरी लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि देश बदलती जरूरतों और नई चुनौतियों का सामना कर सके। यानी एक तरह का एडेप्टेशन टूल है संविधान का, एक खुला दरवाजा भविष्य के लिए। आपने आईटी एक्ट का उदाहरण दिया, क्या और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका इस्तेमाल हुआ है या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कई ऐसे कानून हैं जो पूरी तरह या कुछ हद तक अपनी वैधता इसी अवशिष्ट शक्ति से पाते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़े कुछ खास कानून, या फिर पर्यावरण से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जिनका असर राष्ट्रीय होता है और जो किसी सूची में सीधे सीधे नहीं आते। और कराधान के क्षेत्र में भी, जैसा हमने पहले बात की थी, खंड 2 संसद को नए किस्म के टैक्स लगाने की शक्ति देता है। मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसी नई आर्थिक गतिविधि शुरू होती है जिस पर टैक्स लगाना जरूरी समझा जाए और वो मौजूदा टैक्स श्रेणियों जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह में फिट ना होती हो, तो संसद अनुच्छेद 248(2) का सहारा ले सकती है। ये तो वाकई एक बहुत दूरदर्शी प्रावधान लगता है। इसने न सिर्फ विधायी खालीपन को भरा, बल्कि देश को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रखा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने प्रैक्टिकल और कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने न सिर्फ उस समय की ज्ञात परिस्थितियों के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया, बल्कि भविष्य की अज्ञात संभावनाओं के लिए भी एक रास्ता, एक मैकेनिज्म बना दिया। ये अनुच्छेद संविधान की जीवंतता का प्रतीक है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग फ्रेमवर्क है जो लगातार विकसित हो रहा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बात ये निकल कर आती है कि अनुच्छेद 248 भारतीय संविधान का एक साइलेंट गार्डियन जैसा है। ये चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की शक्ति में कोई कमी ना रह जाए, और ये शक्ति भविष्य की अनजानी चुनौतियों के लिए संसद को सौंपी गई है। ये शक्ति अनन्य है, सिर्फ संसद के पास है, लेकिन असीमित नहीं है। इसकी सीमाएं हैं, और ये आज के तकनीकी और सामाजिक रूप से जटिल दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। एकदम सही सारांश है। ये प्रावधान दिखाता है कि कैसे संविधान एक स्थिर आधारशिला तो देता है, लेकिन साथ ही बदलते समय के साथ अनुकूलन करने की, एडैप्ट करने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। ये संघीय संतुलन और राष्ट्रीय आवश्यकता के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। भविष्य में वो कौन सी नई सीमाएं होंगी, कौन सी नए फ्रंटियर्स होंगे जिन्हें पार करने के लिए हमें अनुच्छेद 248 की जरूरत पड़ेगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिकार और उसकी नैतिकता के नियम होंगे, या क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े सुरक्षा मानक, या शायद जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले ऐसे अप्रत्याशित स्थानीय प्रभाव जिनका राष्ट्रीय स्तर पर समाधान खोजना होगा, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सवाल भविष्य के लिए खुला है, और शायद यही हमारे संविधान की ताकत और उसकी निरंतर प्रासंगिकता को भी दिखाता है।